गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू ज्ञान सूत्रा 366। तो भाई आई होप आपने प्रीवियस क्लासेस रिवाइज की होंगी। अगर नहीं की हैं तो फटाफट जाके रिवाइज करके आओ। और भाई हम टॉपिक वाइज जो भी पीवाई की सीरीज करवा रहे हैं तो मेन फोकस उन पे भी रखना कि आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि थ्योरी थ्योरी क्लासेस आप कंप्लीट करते हुए चलो। थ्योरी क्लासेस के साथ साथ आपके पीवाईक्यू और जो एमसीक्यू क्लासेस है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और बल्कि जो थ्योरी जो आपकी प्रैक्टिस क्लास है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बाद के लिए मत रख देना कि सबको एक साथ करें, कि साथ साथ जो क्लास का जो सीक्वेंस चल रहा है उसी के साथ साथ आप प्रैक्टिस करते चलो। आज भाई जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो लर्निंग एंड लॉ ऑफ लर्निंग। ये जो थोंडोइक के लॉ हैं उनके बारे में, और लर्निंग क्या होती है अधिगम के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं कि सबसे पहले क्या देखते हैं कि लर्निंग क्या है। कि लर्निंग क्या है कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन आवर बिहेवियर। कि जो हमारे बिहेवियर में वो प्रोसेस जो किसमें हमारे बिहेवियर में चेंज लेके आता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। कि रिलेटिवली चेंज इन आवर बिहेवियर कि जो लर्निंग क्या है। रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन और बिहेवियर। और ये चेंज कैसा भाई परमानेंट चेंज होगा, और ये कैसा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम के एक पूरे टाइम के बाद में आएगा। और लर्निंग क्या है भाई, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। देखो एक छोटी सी चीज बताओ, अधिगम के क्या लर्निंग को हम हिंदी में बोलते हैं अधिगम। तो हम इसे इजीली हमारी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि क्या है। कि वो प्रोसेस, ये क्या है लर्निंग एक टाइप का क्या है प्रोसेस है। कि वो प्रोसेस जो किसमें हमारे बिहेवियर में जो कि परमानेंट चेंज लेके आता है उसे हम क्या बोलते हैं लर्निंग बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आज जब स्टार्टिंग में आप पढ़ना सीख रहे हो, अभी आप स्टार्टिंग में हो, तो सबसे पहले आप टीचिंग की क्या कर रहे हो। जैसे आपने बीएड करी, बीएड डीएलएड, या आपने कोई भी चीज़ करी, तो इससे पहले आपको पढ़ाना नहीं आता था। नहीं आता था कि जैसे आपकी स्टार्टिंग में इंटर्नशिप हुई, जिसे हम पीएससी बोलते हैं, एसआईपी करी आपने, उस टाइम पे आपने क्या चीज़ देखी। जो स्किल स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम, उस टाइम पे आपने क्या किया टीचिंग की प्रैक्टिस करी। टीचिंग प्रैक्टिस करी, टीचिंग प्रैक्टिस के बाद में आपको ऐसे ही नहीं है कि आपको एक सिंगल दिन में फ्लुएंसी आ गई हो। टीचिंग क्या है एक टाइप की स्किल है। टीचिंग क्या है एक स्किल है। तो जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते जाते हैं तो वो हमारे बिहेवियर में क्या होती जाती है इनकलकेट होती जाती है। कि जिस दिन आपका फर्स्ट डे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना था, क्या आज के दिन जब आप प्रैक्टिस कर चुके हैं इन सब चीज़ों को, उसके बाद में ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि डे 1 और डे 50 लगातार आप 50 दिन तक अगर प्रैक्टिस करते हो, तो क्या आपको सेम डे सेम आपको मिलेगा कि जो डे 1 पे थे उसमें कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया। और आपके बिहेवियर में वो चीज़ें आ गई कि आपको खड़ा कैसे होना, आपको बोलना कैसे, क्लास की स्टार्टिंग कैसे करनी है, पोज कैसे लेने, इन सब चीज़ों के बारे में जब आपको नॉलेज हुई, तो वो क्या हुआ कि आपके बिहेवियर में वो चीज़ें आ गई। ठीक है, आपको एक्सप्रेस कैसे करना है, जो एग्जाम्पल्स है वो कैसे देने हैं, और चीज़ों क्लासरूम की जो कंडीशन है उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये है। दूसरा, ये परमानेंट चेंज किस किस में आ सकते हैं, या तो हमारी स्किल्स में जो कि ऑब्जर्वेबल है। कि जैसे टीचिंग की क्या है कि स्किल है, ये हम आउटर बोलते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद में चेंज कैसे है, अगर हमारे इनर चेंजेस की बात करें, इनर चेंज कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे एटीट्यूड। और यहाँ पे एटीट्यूड वो वाला एटीट्यूड नहीं है जो आपका थिंकिंग प्रोसेस वाला है, ये एटीट्यूड आपके थॉट्स के बारे में है।
कि आप दूसरे के थॉट्स को कितना एक्सेप्ट करते हो, किसी सिचुएशन में काइंडली कैसे हैंडल करते हो, आपके इमोशंस में, आपके बिहेवियर में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, आपकी मेच्योरिटी में जो चेंजेस आते हैं। जो मेच्योरिटी है वो कुछ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बट एक ओवर पीरियड ऑफ द टाइम, एक टाइम के साथ साथ आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो किसमें, लर्निंग के अंदर आएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुए होंगे। तो अब आते हैं हम जो किस चीज पे, अब आते हैं लर्निंग के जो नेचर ऑफ लर्निंग है उस चीज पे बात करते हैं कि इसमें जो लर्निंग का नेचर है वो कितने 10 टाइप का बताया है, तो उसको हम आराम से समझते हैं कि लर्निंग एक टाइप का क्या है कि प्रोसेस है, कि लर्निंग इज द कॉन्टिन्यूस जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन, कि लर्निंग एक लगातार चलने वाला है प्रोसेस है जो किसमें आपके बिहेवियर में इनर और आउटर चेंजेस लेके आता है। इनर चेंजेस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे किसी स्किल को देख के, और आउटर जो चेंजेस होते हैं जो ऑब्जर्वेबल होते हैं, जो बाहर से देख के हम किसी स्किल पे प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कंप्यूटर स्किल है, टाइपिंग स्किल है, उसको हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी कि फर्स्ट डे अगर हम टाइपिंग करना सीखते हैं तो उसमें क्या होगा कि हमारा एक एक कीज को हमें देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। बट जैसे जैसे हम उस चीज़ में जाते हैं तो हमारी मसल मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है, फिर हमें स्क्रीन की तरफ देखना पड़ता है ना कि कीबोर्ड की तरफ। तो वो क्या है कि एक ग्रेजुअली प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक सतत प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूसली लगातार चलता रहता है। इसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन का मतलब नहीं है कि लर्निंग आज इतनी थी कल इतनी हो गई, ये ओवर पीरियड ऑफ द टाइम ये चलती रहेगी। ओवर पीरियड ऑफ द टाइम जैसे कैसे चलती रहेगी कि जैसे कि आपकी वोकैब से लगा लो कि आज आपके पास जितना हमें ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, जितनी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे लर्निंग का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड, बिहेवियर में चेंज, लर्निंग ट्रांसफॉर्म एक्शन एंड एटीट्यूड, कि एक्शंस के अंदर, कि जैसे हमारे प्रैक्टिस में जितने ज़्यादा हम माहिर होते जाते हैं उतनी हमारे एक्शंस के अंदर हम कितना ज़्यादा क्विक रिएक्शन दे सकते हैं, उसके अंदर हम किसी थॉट प्रोसेस पे कैसे किसी चीज़ को देख के हमारा आइडियाज़ कैसे जनरेट होते हैं, हम किसी सिचुएशन में कैसे कामली हैंडल करते हैं, कि लर्निंग ट्रांसफॉर्म एक्शंस एंड एटीट्यूड। ट्रांसफॉर्म्स एक्शन कैसे, कि जैसे आपने सबसे पहली बार साइकिल चलानी सीखी तो आपने क्या है कि बैलेंस बनाने में आपको दिक्कत हुई, बट जैसे जैसे लर्निंग होती गई आपकी जो मसल मेमोरी स्ट्रांग होती गई, बट उस टाइम पे, कि जिस टाइम पे आपकी लर्निंग स्ट्रांग होती गई उस टाइम पे जैसे नेक्स्ट टाइम आपने जब साइकिल चलाई उसके बाद में जब आप मास्टर हो गए उस चीज में, तो आपको क्या डे वन पे जितना टाइम 1 किलोमीटर को कवर करने में लगा था उतना टाइम आज भी लग रहा है आपको। आपको बैलेंस, साइकिल का बैलेंस बनाने में, या फिर उसका जो कोऑर्डिनेशन है ब्रेक का लेके पैडल का लेके उन सबको, उस कोऑर्डिनेशन को आपको, कोऑर्डिनेशन बनाने में जितना टाइम डे वन पे लगा था क्या आज भी उतना ही लग रहा है? नहीं ना। आपको किसी न्यू सिचुएशन में, कि जैसे आप एज ए टीचर आप इस डे वन स्कूल में गए, या आप आफ्टर बीएड गए हो, या आपकी इंटर्नशिप में, डे वन पे आपको बच्चों का हैंडल करने का जो प्रोसेस था कि आप बच्चों को देख के क्या सोचते हैं, बच्चे आपको देख के क्या सोच रहे हैं, बच्चे की, हर एक बच्चे को आप पहले कौन सी, अपना एटीट्यूड कैसे, आपके विचार कैसे थे, उन सब चीज़ों से कैसे देखते हैं, कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव क्या था किसी चीज़ को देखने का। और उसके बाद में जैसे जैसे आप उस एनवायरनमेंट में रहते हो उन सब चीज़ों को सीखते हो कि कैसे बच्चों की बातों को लेना है, कैसे अपनी बातों को डिलीवर करना है, वो सब चीज़ें कैसे आपका एटीट्यूड दर्शाती हैं कि आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को कितना ले पाते हो। ठीक है, उसके बाद में आई होप सेकंड पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, परमानेंस ऑफ द लर्निंग, कि लर्न स्किल एंड नॉलेज एंड ड्यू ओवर ए टाइम। ठीक है, परमानेंस ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है कि आपने कोई भी स्किल अगर सीख ली तो वो स्किल आपकी क्या होगी, परमानेंट हो जाएगी। कि जैसे आपने कुछ ड्राइव करना सीख लिया, या फिर आपने स्विमिंग सीख ली, तो अगर आपने स्विमिंग सीखी है तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है। अगर आप उस चीज़ की लगातार प्रैक्टिस करते रहते हो, या फिर जो स्किल्स आपने सीख ली, कि आपने कंप्यूटर चलाना सीख लिया, तो ये नहीं है कि आपसे 2 साल बाद में, 1 साल बाद में मैं पूछूंगा तो आप यही बोलोगे कि मुझे तो ऑन ही नहीं करना आता। वो चीज़ नहीं होगी ना, कि जो चीज़ आपने सीख ली वो आपकी क्या बिहेवियर में परमानेंट स्टोरेज है। तो उस चीज को हम क्या है कि लर्निंग एक परमानेंस है, एक परमानेंट स्किल है जो कि आपकी नॉलेज को ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक आपको याद रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद में यूनिवर्सलिटी ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग एक फंडामेंटल ह्यूमन एंड एनिमल ट्रेट है, कि जो यूनिवर्सली, कि मतलब एक सबको लर्निंग होती है, एक छोटे बच्चे को भी लर्निंग हो रही है, एक अडल्ट को भी लर्निंग हो रही है, एक ओल्ड मैन को भी लर्निंग हो रही है, या फिर
आप किसी चीज में देख लो कि एनिमल के ट्रेड देख लो कि जैसे ही अगर एक कोई बच्चा जन्म लेता है, किसी भी एनिमल का बच्चा लगा लो आप, कि वो स्टार्टिंग में कुछ टाइम पीरियड तक तो वो खड़ा होना सीखेगा, बोलना सीखेगा ना, सॉरी बोलना नहीं, चलना सीखेगा, खाना सीखेगा। तो वो क्या है कि किसी भी प्रोसेस में चले जाओ, वो उनका क्या है, एक फंडामेंटल ह्यूमन ट्रेड है, ह्यूमन एंड एनिमल ट्रेड है, कि जो इंसान या जो लिविंग बींग है वो किस में लर्निंग सीखता है, वो किस पे, ह्यूमन और एनिमल ट्रेड्स पे ही करता है। कि जैसे कोई चलना सीखता है तो अपने पेरेंट्स के थ्रू, कि अपने एनवायरनमेंट, अपने इंटरेक्शन से। यूनिवर्सली के मतलब ये नहीं कि एक इंसान सीख पाएगा, ये सबके पास ट्रेट है कि सारे लोग बराबर सीख पाए। ठीक है, ये रेट उसकी पेस डिफरेंट हो सकती है, कि कोई चलना 9 महीने में सीख रहा है तो कोई 11 महीने में सीख रहा है। वो उसकी पेस हो गई, वो उसकी स्पीड हो गई, वो उसके डेवलपमेंट की स्टेज हो गई। बट लर्निंग वही होती है कि किसी चीज को अपने बिहेवियर में इनकलकेट करना, अपने बिहेवियर के अंदर उस चीज को उतार लेना। ठीक है, उसके बाद में 5, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, उतने ज़्यादा आप अपने माहिर रहोगे उस काम में। कि जिस हिसाब से कि आपको, जैसे फर्स्ट वाले एग्जांपल से देखते हैं कि आपने कंप्यूटर पे टाइपिंग करनी स्टार्ट करी, कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जितने ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपकी स्पीड डे बाई डे इंक्रीज होती जाएगी। ये नहीं है कि आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो और आपकी स्पीड डाउन आ रही है, नहीं हो पाएगा ऐसा। क्योंकि जितने ज़्यादा आप किसी भी थिंग्स पे या फिर पढ़ाई पे लगा लो, किसी भी काम पे आप जितना ज़्यादा एफर्ट दोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप जिस टाइम पे रिवाइज करते हो, तो रिवीजन के लिए क्यों बोलते हैं कि बार बार उन चीज़ों का रिवीजन करोगे तो वो चीज़ें आपके ओवर पीरियड ऑफ टाइम, वो एक लंबे समय तक और आपकी परमानेंट लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए आपके एम्फेसिस दिया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो। कि वो क्या होगा कि मॉक टेस्ट हो गए या फिर आप किसी चीज़ का बार बार रिवीजन कर रहे हो, तो वो आपके क्या, आपके बिहेवियर में वो चीज़ें आ जाएंगी, कि आपको पता चल जाएगा कि इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये आने वाला है, इसका ऐसे सोल्व करना है। वो सब चीज़ें क्या, कि आपको वो पैटर्न बिल्कुल सेट हो जाएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपकी, जैसे आपने देखा होगा कि किसी चीज़ की हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम 100 मीटर रन की अगर रोज़ प्रैक्टिस करें, तो आप देखना कि एक टाइम के बाद में, स्टार्टिंग में हमें अगर 20 सेकंड लगे हैं, तो फिर एक टाइम आएगा जिसमें हमारे 19 सेकंड लगेंगे, फिर 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, इतने तक आ सकता है। जितना पॉसिबल टाइम होगा उस डिस्टेंस को कवर करने में, वो धीरे धीरे टाइम के साथ और एक्सपीरियंस के साथ कम होता रहेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, कि गोल ओरिएंटेड। कि हम किसी भी चीज़ को जब सीखते हैं, तो या तो पर्सनल नीड्स को या सोशल नीड्स को हम अपने फुलफिलमेंट करने के लिए सीखते हैं। कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं किस चीज़ को, हमारा गोल क्या है, कि एक जॉब लेना या फिर एग्जाम क्लियर करना। जॉब लेना और एग्जाम क्लियर करना हमारा टारगेट है। तो हम किसके लिए, गोल ओरिएंटेड के लिए। कि हम जितनी भी चीज़ें ये क्लास में आपको बता रहा हूँ, आप ये क्लास देख रहे हो, तो ये किस वजह से, कि आप इस चीज़ को क्या कर सके हो, आप अपने गोल को, गोल ओरिएंटेड मतलब अपने गोल को आप अचीव कर सको। 7 नंबर, कि एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस। कि लर्निंग के ऊपर आपके एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है आपकी सराउंडिंग्स का, लर्निंग का। कि जब भी हम बोलते हैं कि हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे कि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, हमें सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, ग्रामर हम सीख लेते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, तो वो हम क्या बोलते हैं, कि हमारी सराउंडिंग्स नहीं है, हमें माहौल नहीं मिल पा रहा है कि हम किसके साथ प्रैक्टिस करें उस चीज़ को। तो जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट, जितना ज़्यादा रिच होगा, जितने ज़्यादा उसमें रिसोर्सेज होंगे, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी लर्निंग होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट 8 क्या है, कि एडजस्टमेंट प्रोसेस। कि न्यू एनवायरनमेंट में, न्यू सराउंडिंग में, न्यू लोगों में जब हम जाते हैं, तो जो लर्निंग क्या होती है, कि हमारा जो सीखने का प्रोसेस होता है, वो हमें एडजस्टमेंट में हेल्प करती है, समायोजन में हमारी हेल्प करती है। कि दूसरों के साथ रह के हमें किस तरह से काम करना है। हम 2 टीम्स में काम कर रहे हैं, तो हम हमारी टीम के साथ कैसे कोलैबोरेट करके, कैसे उस चीज़ में हम बातचीत करके, या फिर किसी भी तरीके से हम कैसे उसमें एनवायरनमेंट में एडजस्ट करके, और उस एडजस्टमेंट को कौन सी लर्निंग हमारे, क्योंकि हमारा जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, हमें उतनी ज़्यादा सिचुएशन हैंडल करने का एक्सपीरियंस होगा, और उतनी ज़्यादा हमें प्रैक्टिस होगी। तो लर्निंग हमारी किस चीज़ में, एडजस्टमेंट में हमारी हेल्प करती है, एडजस्टमेंट के प्रोसेस में हमारी हेल्प करती है। 9th क्या है, कि इंडिविजुअल एंड सोशल लर्निंग, बैलेंसिंग पर्सनल स्टडी एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। की लर्निंग कौन सी, कि इंडिविजुअल भी होती है और सोशल लर्निंग की भी होती है।
कि लर्निंग इंडिविजुअल कैसे, कि खुद में सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए अगर हम किसी इंडिविजुअल चीज़ के लिए अगर काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन में अगर कोई काम कर रहे हैं, तो हमारी क्या रोल होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, हम अपने पार्ट्स में दूसरे के साथ मिलकर हमारा टास्क कैसे अचीव करते हैं, टीम वर्क में हमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, तो वो सोशल लर्निंग के अंदर का इंडिविजुअल में एक इंडिविजुअल को कैसे परफॉर्म करना है वो चीज़ें हमें बताती हैं। ठीक है। 10th नंबर क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लर्निंग, पोटेंशियल फॉर द बोथ बेनिफिशियल एंड जो कि डिटरमिनेंटल आउटकम्स, कि इसके अंदर क्या क्या चीज है कि लर्निंग या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव लर्निंग होगी। ठीक है। पॉजिटिव क्या होगी, पॉजिटिव लर्निंग वो होती है, आगे हम टाइप्स ऑफ लर्निंग में भी पढ़ेंगे, जो टाइप ऑफ लर्निंग का क्या है, ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग है। पर पॉजिटिव लर्निंग क्या होगी कि जो हमारे रिजल्ट में पॉजिटिव सपोर्ट करे, कि हमें सीखने में हेल्प करे। और नेगेटिव क्या होगी, जो हमारी हिंडर बने, जो बाधा बने, जो हमारे सीखने में रुकावट। ठीक है। और ये क्या करा है, कॉम्प्लीमेंट, कि हमें सीखने में हेल्प करे, कॉम्प्लीमेंट मतलब हमारा आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करे। और नेगेटिव लर्निंग क्या होगी, जो रुकावट में हेल्प करे। कि अब देखते हैं कि पॉजिटिव लर्निंग क्या होगी, कि आपने पहले एडिशन सीख रखे थे, एडिशन सीख रखे थे, बट जब आप मल्टीप्लिकेशन करने लगे, जब आपने मल्टीप्लिकेशन सीखना स्टार्ट किया, तो वो क्या करेगा, चलो ये तो आपका मैथ से रिलेटेड हो गया, इसे छोड़ो। आपको मैं एक बताता हूँ, पॉजिटिव ट्रांसफर, पॉजिटिव लर्निंग क्या होगी। पॉजिटिव लर्निंग जैसे आपने पहले साइकिल चलानी सीख ली, साइकिल चलानी सीखी, बट जब आप बाइक चलाना सीखते हो या स्कूटी चलाना सीखते हो, तो आपको वो क्या करेगी, पॉजिटिवली हेल्प करेगी उस चीज़ में। पॉजिटिवली कैसे, कि आपको ऑलरेडी बैलेंस बनाना आता है, दूसरी चीज़ आपको कोऑर्डिनेशन आता है, कि कैसे हमें जो ब्रेक का, कि ब्रेक लगाते टाइम रेस को छोड़ना है, क्लच दबाते टाइम, वो सब चीज़ें, तो वो आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग हो गया। ठीक है। उसके बाद में सेकंड वाले आते हैं कि आपने मैनुअली गाड़ी चलाना सीखा था, कि गाड़ी चलाना आपने सीख लिया, बट जैसे ही आप क्या करोगे कि आपने ऑटोमेटिक पे शिफ्ट हो गए, तो वो क्या करेगी, रुकावट पैदा करेगी, किस चीज़ में, मैनुअली गाड़ी में अंदर आप बार बार क्लिच दबाने की आदत है, आपको गियर डालने की आदत है, कि स्लो करना, एक टाइम के लिए बता रहा हूँ, कि आप बाद में आप परफेक्ट हो जाओगे उस चीज़ में प्रैक्टिस कर करके। पर स्टार्टिंग में आप जैसे मैनुअल से ऑटोमेटिक पे शिफ्ट होते, तो आपको बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं, वो आपको गाड़ी चलाने में, कि एकदम से जिस टाइम पे आपको हर टाइम, क्योंकि जब भी ब्रेकर आएगा कुछ भी आएगा, आपको क्लच दबाने की आदत होगी, बट ऑटोमेटिक में तो क्लच है ही नहीं, तो आपका जो खाली जगह में बार बार पैर जाएगा, तो वो चीज़ किस चीज़ में आपको काम करेगी, जो कि आपको रुकावट पैदा करेगी, कि कौन सी, स्मूथली आपको गाड़ी रन करने में। ठीक है। उसके बाद में नेचर्स कंप्लीट हो गए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके बिल्कुल सिमिलर हैं, आपको कैरेक्टरिस्टिक या नेचर कुछ भी देख के पूछ सकता है, ऑलरेडी हमने इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पर देख लेते हैं कि यूनिवर्सल, कि लर्निंग सबके लिए, चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, कि लर्निंग अगर एवरीवेयर फॉर एवरीवन, कि आप कहीं से भी हो, आप किसी भी कंट्री से हो, किसी भी स्टेट से हो, आप किसी भी लैंग्वेज से हो, कोई से भी बैकग्राउंड से हो, कि लर्निंग सबके लिए होती है। ठीक है। आप एक छोटे बच्चे हो तो आपके लिए भी लर्निंग हो रही है, आप अगर ओल्ड मैन हो, आपने अपनी पूरी लाइफ सर्वाइव कर ली, उसके बाद भी आपका लर्निंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, कि ओवर पीरियड ऑफ द टाइम, कि जब बच्चा बर्थ लेता है उस टाइम भी उसकी क्या होती है, वोकैब डेवलप होती रहती है, और जस्ट उसकी वोकैब का अमाउंट बर्थ टाइम पे, वोकैब का मतलब उसके पास वर्ड्स बर्थ टाइम पे बहुत ही लेस होते हैं, लेस वोकैब होती है। बट जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, उसके टाइम पे, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा अपनी ओल्ड एज के टाइम पे, या फिर जैसे वो बढ़ता जाएगा अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ, और अपने एक्सपोजर के साथ साथ, अपने एक्सपोजर के साथ साथ उसकी वोकैब रीच होती जाएगी। ठीक है। उसके बाद में चेंज, लर्निंग लीड टू ट्रांसफॉर्म द ग्रोथ, कि लर्निंग हमारे अंदर क्या करके लेके आती है, चेंजेस लेके आती है, जो अपने बिहेवियर को परमानेंट चेंजेस की तरफ बदलती है, हमारे बिहेवियर में जो चेंज लेके आती हैं, ट्रांसफॉर्म करने में हमारी हेल्प करती है। डेवलपमेंट क्या है, कि लर्निंग फोस्टर पर्सनल एंड सोसाइटल प्रोग्रेस, कि लर्निंग खुद में और सोसाइटी में प्रोग्रेस करने में हमारी हेल्प करती है। पर्पजिव, वही गोल डायरेक्टेड लर्निंग, गोल ओरिएंटेड और इंटेंशनल, कि हमारी गोल की तरफ लेके जाती है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, की लर्निंग इज ए ऑन गोइंग एंड लाइफ लॉन्ग जर्नी। ठीक है। सिमिलर चीजें हैं, बट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्रिएटिव, कि लर्निंग इन्वॉल्व क्रिएटिव थिंकिंग, कि जो चीजें हमें आती है उससे आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में लर्निंग हमारी हेल्प करती है, क्योंकि जितना ज्यादा हमें एक्सपोजर होगा, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है, देखो हमें लर्निंग क्या करती है, कि देखो प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से जोड़ के हमारे उसमें आगे एक्सपोजर देने में हेल्प करती है। कि जब भी हम कोई भी क्लास स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले हम रिकैप क्यों करवाते हैं, कि जैसे आप कोई सीरियल भी देख रहे हो, तो उससे पहले आपने देखा होगा 1 से 1.5 मिनट का रिकैप आता है, कि प्रीवियस एपिसोड में क्या हुआ था। उसके बाद में
जो प्रीवियस एपिसोड से क्या करते हैं वो लिंक करने का काम करते हैं। तो वो लिंक क्या है कि जितना हमें ऑलरेडी जानते हैं उस चीज़ को बताने का काम करता है, और उसके आगे क्या होने वाला है वो उस चीज़ पे बेस होता है। ठीक है। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग इन्वॉल्व क्रिएटिव थिंकिंग, कि लर्निंग के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग की आउट ऑफ द बॉक्स सोच के, जो हम प्रीवियस नॉलेज के बेस पे हम आगे कुछ अलग डिफरेंट सोच पाए उसके बेसिस पे। ठीक है। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि स्टिमुलस के हमारे मेमोरी में, कि मतलब हमारे साथ अगर क्या होता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का मतलब आपको इजीली मैं समझा देता हूँ कि ये वैसे साइंस की टर्म है। इसके अंदर देखो कि हम किसी भी बाहरी एक्टिविटी को देख के हम कैसा रिएक्ट करते हैं, कि जैसे कि ये फोन है, ये फोन क्या हो रखा है, मैंने चार्ज में लगा रखा है, बट ये बहुत ज़्यादा हीट हो रखा है। तो जैसे ही हीट हो रखा है तो मैं इस फ़ोन को अगर ऐसे टच करते मेरे को क्या होगा, ये हीट होते ही और मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा। क्योंकि मेरे क्या हुआ कि स्टिमुलस क्या था कि यहाँ पे मुझे हीट महसूस हुई, और इस स्टिमुलस की वजह से मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स क्या है कि मैंने इसे छोड़ दिया। ठीक है। या फिर कोई भी, जैसे कोई भी कांटा लगा लो, ये ऐसे चुभता है तो चुभते ही मैं क्या करूंगा, इसे अपने हाथ को हटा लेना। तो स्टिमुलस क्या था कि स्टिमुलस की वजह से, कांटा चुभने की वजह से मैंने जो रिएक्ट किया वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स है। और ये मेरे को किस चीज से पता चलेगा, कि हमारी लर्निंग बताएगी हमें इस सब चीजों के बारे में, कि कि जैसे कि ऐसे अगर चुभने से मुझे पेन होता है, और दर्द से मुझे जैसे हीट महसूस होती है, तो उस नहीं सॉरी फोन से अगर मुझे हीट महसूस हो रही है, तो वो कहाँ, हमारी प्रीवियस नॉलेज में वो चीजें स्टोर है। उसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि क्या रिएक्ट करना है हमें। ठीक है। लर्निंग कनेक्ट एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, कि बाहरी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स को हमें कौन सा लर्निंग कनेक्ट करके रखती है, कि उसे पता है कि कौन सी चीज पे क्या करना है। ठीक है। उसके बाद में लर्निंग किसमें, कि लर्निंग एक टाइप के कोग्निटिव डोमेन है, कि मगर संज्ञानात्मक है, कि हमारे ब्रेन हमारे माइंड से रिलेटेड है। ठीक है। इससे माइंड से रिलेटेड है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है। लर्निंग इन्वॉल्व थिंकिंग एंड नॉलेज, कि हमारे थिंकिंग और किसको, नॉलेज को इन्वॉल्व करती है। ट्रांसफरेबल, कि लर्निंग कैन बी अप्लाइड एल्सवेयर, कि कहीं भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीन टाइप की होती है जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, और एक जीरो होती है। ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, कि प्रोसेस की लर्निंग एन ए ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्रोसेस, की लगातार चलने वाला प्रोसेस है, कभी भी स्टॉप नहीं होता, आउटकम बेस्ड नहीं होता, ये एक प्रोसेस है। ठीक है। कि मतलब इसका कोई लास्ट डेस्टिनेशन नहीं होता, ये चलता ही रहता है। ठीक है भाई। उसके बाद में फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, कि लर्निंग को अफेक्ट क्या कर सकते हैं। अफेक्ट का मतलब होता है लर्निंग को, या तो लर्निंग को इंक्रीज कर देंगे, प्लस कर देंगे, या फिर लर्निंग को माइनस कर देंगे। ठीक है। ये दो टाइप के होंगे। कुछ फैक्टर्स होंगे जो लर्निंग को बढ़ा देंगे, कुछ फैक्टर्स होंगे जो लर्निंग को कम कर देंगे। तो सबसे पहले फैक्टर पे चलते हैं, कि मोटिवेशन, कि अगर मोटिवेशन हमें मिलता है, मोटिवेशन के बारे में एक फुल चैप्टर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट मोटिवेशन कहाँ से स्ट्रॉन्ग होता है, मोटिवेशन आता है हमारे डिजायर से। वो डिजायर कहाँ से कनेक्ट होते हैं, डिजायर होते हैं हमारी नीड से। नीड का मतलब देखो, इसे हम इजीली समझ सकते हैं, कि हमारी नीड कितनी बड़ी है, हमारी नीड जितनी बड़ी होगी ना, उतना ही ज्यादा हमारा डिजायर बड़ा होगा, कि ये जॉब लेने के लिए हमारी नीड क्या है, कि इस जॉब के बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता, गवर्नमेंट जॉब मुझे लेनी ही लेनी है, ये हमारी नीड है। तो वो नीड हमारा डिजायर पैदा करेगी, कि उस नीड को फुलफिल करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी है। वो मेहनत क्या करेगी, मोटिवेशन और वो डिजायर और वो ड्राइव क्या करेगी, हमारे जो हमारे जो हमारे किसको इंक्रीज करेगी, किसकी, हमारी रेट को, हमारी स्पीड को, कि हमारे काम करने की रेट को, स्पीड को डिसाइड करेगी हमें, कि ये जॉब चाहिए, तो इसके लिए हमें कितने एफर्ट्स करते हैं। वो एफर्ट्स डिसाइड कौन करेगी, हमारी डिजायर्स करेगी। और वो मोटिवेशन हमें हेल्प करेगा। वो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों टाइप का मोटिवेशन होता है। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो किसी रिवॉर्ड के लिए, किसी चीज के लिए होता है। इंटरनल मोटिवेशन होता है कि सेल्फ को सेल्फ सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए जो मोटिवेशन होता है वो इंटरनल मोटिवेशन होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है किसी रिवॉर्ड के लिए, किसी पनिशमेंट की डर से, या फिर किसी पैसे के लिए, या जॉब के लिए, किसी चीज के लिए, प्रमोशन के लिए जो हम काम करते हैं, वो हमारा एक्सटर्नल के अंदर आता है। और जो ड्राइव, जो हमारे डिजायर्स होते हैं, जो ड्राइव होता है, ड्राइव हमारी रेट को डिसाइड करता है, कि हमें किसी काम को करने के लिए हमें कितने ज्यादा एफर्ट्स करते हैं। वो कहाँ से, हमारी डिजायर से आते हैं। वो डिजायर कहाँ, हमारी नीड के बेसिस पे होते हैं, कि सबसे पहले हमारी नीड कितनी स्ट्रांग है, वो जितनी स्ट्रांग हमारी नीड होगी उतनी स्ट्रांग हमारे डिजायर्स होंगे। और वो ड्राइव जो हमारा
रेट को डिसाइड करता है, हमारी रेट को, हमारी पेस को, हमारी स्पीड को डिसाइड करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इस कॉम्बिनेशन को, पूरे प्रोसेस को हम मोटिवेशन बोलते हैं, कि हमारे काम करने की स्पीड को लेस और हाई करने में हमारी हेल्प करता है, एक्सकिलरेट करने में हमारी हेल्प करता है, कि हमें किसी काम को अचीव करने के लिए हमें कितने ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे लर्निंग को इफेक्ट करती है वो है हेल्थ। हेल्थ हमारी जो लर्निंग है उसको इफेक्ट करेगी, वो नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है। अगर हमारी हेल्थ खराब है तो हमारा जो परफॉर्मेंस की एबिलिटी है वो कम होगी। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारी जो परफॉर्म करने की एबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। तो जब हेल्थ इफेक्ट करती है तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों टाइप से हमें इफेक्ट करती है। उसके बाद में एज, एक एज कैसे इफेक्ट करेगी, अगर एक बच्चा है तो वो लेस परफॉर्म करेगा। एक अडल्ट है, एक अच्छा खासा जो उस एज ग्रुप में लाइव करता है, किसी काम को देख के, फिजिकल वर्क को देख के एक बच्चा लेस परफॉर्म करेगा। उसके कंपैरिजन में एक जो अडल्ट होगा वो अच्छे से, एक एडोलेसेंस और अच्छे से परफॉर्म करेगा। एक अडल्ट थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ रहेगा तो उसकी पेस उसका एक्सपीरियंस के साथ साथ और अच्छा परफॉर्म करेगा। पर जो अडल्ट होगा, अगर किसी फिजिकल वर्क है तो उसकी परफॉर्मेंस वापस लो हो जाएगी, क्योंकि वो उसके अंदर अभी उतनी एबिलिटी नहीं बची। तो लर्निंग पेस और लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम किसी टास्क को कैसे परफॉर्म करते हैं वो एज भी डिसाइड करती है। उसके बाद में तीसरी फोर्थ क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डिसाइड करता है कि किसी काम को हमें कैसे करना चाहिए। अगर हमारा किसी काम में करने में मन है तो उसमें हम क्या, क्लॉक नहीं देखते, घड़ी नहीं देखते। ठीक है। अगर हमारा इंटरेस्ट है कोई काम करने में तो उस टाइम हम क्या, जब मूवी देखते टाइम आपने कभी देखा है कि क्या टाइम हो गया, कितनी देर हो गई मुझे मूवी देखते हुए। जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, जिस काम में आपको मजे आ रहे हैं, उस टाइम पे आप अपनी स्पीड नहीं देख, सॉरी, आप टाइम नहीं देखते। इंटरेस्ट के वाले टाइम पे आप क्लॉक नहीं देखते। बट जिस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है, कि जैसे आपको क्लास लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट उस टाइम पे आप बार बार में देखोगे कितने टाइम की बची है, कितना टाइम हो गया। उस चीज़ को आप जब देखोगे तो वो आपका इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, कि इंगेज अटेंशन और एनहांस द लर्निंग डेप्थ। कि अटेंशन का मतलब कि आप किसी टाइम, किसी काम में, किसी टास्क में कितनी देर परफॉर्म कर सकते हो, कितनी देर अपना टाइम दे सकते हो उस चीज़ में, वो आपकी लर्निंग की डेप्थ को और अटेंशन को आपको बताएगी। उसके बाद में एटीट्यूड, जो फिफ्थ, कि आपका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है। सेम ओपननेस टू न्यू आइडियाज एंड रेजिलियंस, कि आप अपने न्यू आइडियाज को लेने के लिए कितने ओपन हो। क्या रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कि नहीं आई नो एवरीथिंग, या फिर आप ये वाले हो कि आई नो नथिंग, आई वांट टू लर्न। ओपननेस, कि न्यू चीजें आने के लिए आप अपने माइंड को ओपन रखते हो वो चीज। सिक्स क्या है, इंटेलिजेंस, डिटरमाइन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द कॉम्प्रिहेंसिव स्किल, कि आप किसी स्किल के टाइम पे, किसी प्रॉब्लम के टाइम पे आप उसके कितने मल्टीपल सॉल्यूशंस लेके आ सकते हो, कितने इफेक्टिव सॉल्यूशंस लेके आ सकते हो, जो कि आपकी स्किल्स पे डिपेंड करेगा, वो आपकी इंटेलिजेंस डिपेंड करती है। और उसके बाद में सेवंथ है विलिंगनेस टू लर्न, कि आपको किसी काम को करने के लिए आपके अंदर से क्या एबिलिटी है, कितनी इच्छा है। रिफ्लेक्ट रेडीनेस टू एम्बेरेस न्यू नॉलेज, कि रेडीनेस का मतलब होता है, ये अभी इसके लॉज पढ़ने वाले हैं, उसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि रेडीनेस होती क्या है। रिफ्लेक्ट द रेडीनेस एम्बेरेस न्यू नॉलेज, कि आपको कुछ नई चीजें सीखने के लिए आप क्या रेडी हो, आप क्या क्लास को देखने के लिए क्या आप रेडी हो, आप जॉब लगने के लिए, आप स्कूल में जाने के लिए क्या आप रेडी हो। अगर रेडी हो तो आप, अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसके लिए क्या आप रेडी हो। अगर रेडी हो तो आपको पता है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको जो बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। वो तो रेडीनेस होती है। और एक क्या है कि आपको यही नहीं पता कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए जॉब, तो आपका जो एफर्ट्स है वो लो रहेंगे। उसके बाद में लास्ट है, जो एट फैक्टर है, वो कौन सा है हमारा लर्निंग को इफेक्ट करने वाला, फटीक। फटीक कैसे है, कि अगर आप थके हुए हो तो आपकी परफॉर्मेंस लो हो सकती है। कैसे, इम्पेयर इज कॉन्सेंट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन रिटेंशन, कि थकान के टाइम पे, जैसे आपको स्विमिंग आती है, आप पर डे अच्छा परफॉर्म करते हो, पर थकान की वजह से आज आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो वो फटीक हो सकती है किसी भी काम में। क्या आपने किसी दूसरे काम में ज्यादा एफर्ट्स लगा दिए तो वो आपकी लर्निंग को इफेक्ट कर सकता है। आई होप आपको फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग्स आपको समझ में आएंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो कि लर्निंग को बढ़ाने में और कम करने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है। उसके बाद में ई एल थोंडेक, एडवर्ड थोंडेक ने जो प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज, दो टाइप के लॉज दिए थे इन्होंने। तो इन लॉज में इन्होंने क्या बताया था कि लर्निंग किस टाइप की होती है, लर्निंग के लॉ होती हैं। सबसे पहले कि फर्स्ट लॉ क्या है लर्निंग का, कि लॉ ऑफ रेडीनेस, कि मतलब आपको तत्परता का नियम है, कि आपको किसी चीज के लिए, किसी चीज को सीखने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, कि अपने अंदर से उस चीज के लिए ओपन रहना पड़ेगा, कि आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग।
आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग, तो उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप किसी चीज को सीख या सिखा तभी सकते हैं जब सामने वाला उस चीज को सीखने के लिए रेडी हो, और खुद तब सीख सकते हो जब आप खुद उस चीज के लिए रेडी हो। फर्स्ट वाली चीज ये एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ कि आपके पास एक हॉर्स है, आप उसे पानी पिलाने के लिए लेके जा सकते हो, बट आप उसको पानी तभी पिला सकते हो, आप पानी तक लेके जा सकते हो जहां पे पानी है, मतलब आप किसी पॉन्ड तक लेके जा सकते हो, बट वो चीज वहां पे जाके वो हॉर्स डिसाइड करेगा कि उसे पानी पीना है या नहीं। तो अगर वो पानी पीने के लिए रेडी है तो पानी पी लेगा, वरना वो वैसी वहीं से वापस हो जाएगा। ठीक है। तो क्या है कि रेडीनेस क्या है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा खुद के लिए कि मतलब आप किसी चीज को सीखने के लिए रेडी हो या नहीं, दूसरे के लिए कि सामने वाला सीखने के लिए उस चीज को रेडी है या नहीं। तो लो ऑफ रेडीनेस ये है कि क्या किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप रेडी हो, क्या किसी चीज को सीखने के लिए आप रेडी हो, वो चीज बताएगा। कि अगर एक घोड़े को पानी नहीं पीना तो आप घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हो, पर जबरदस्ती उसे पानी नहीं पिला सकते। ठीक है। उसके बाद में लो ऑफ एक्सरसाइज। लो ऑफ एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि लो ऑफ एक्सरसाइज दो टाइप के होते हैं। एक्सरसाइज का मतलब होता है प्रैक्टिस। ठीक है। लो ऑफ एक्सरसाइज का मतलब लो ऑफ यूज और डिसयूज, ये दो टाइप के हैं भाई। एस्टेट का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है। यूज और डिसयूज का मतलब है कि आप किसी टास्क में जितना ज्यादा, किसी स्किल को जितना ज्यादा यूज करोगे वो उतनी ज्यादा परफेक्ट होती जाएगी, और जितने ज्यादा आप उस चीज से दूर होते जाओगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप उस चीज में क्या होते जाओगे, वो चीजें, वो स्किल्स आपकी कम होती जाएंगी, आप उन सब चीजों को भूलते जाओगे। जितना ज्यादा यूज होगा उतनी ज्यादा वो चीज बढ़ेगी, जितना डिसयूज होगा उस चीज को, उस स्किल को आप बढ़ा सकते हो यूज करके, और उस स्किल को आप कम कर सकते हो यूज ना करके। ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि आपने स्टार्टिंग में एक साइकिल चलानी सीखी, उसको जितना ज़्यादा आप चलाते जाओगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाओगे कि आप एक हाथ से भी उसे हैंडल कर सकते हो, आप हाथ छोड़ के भी उसे चला सकते हो। बट आफ्टर ईयर्स आपने वो साइकिल चलानी छोड़ दी, बट कुछ सालों बाद, मतलब आपने आपने बचपन में साइकिल चलाई थी, बट अभी आपको वो साइकिल चलाने के लिए दे दें, तो आप क्या करोगे, हिंडर पैदा होगा, थोड़ा सा टाइम पीरियड लगेगा आपको अपने उस डिसयूज, क्योंकि आप उस चीज़ के प्रैक्टिस में, जिन चीज़ों के आप प्रैक्टिस में रहोगे वो चीज़ों को, या फिर जिस चीज़ के यूज में रहोगे, तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती है। जिस चीज़ को हम डिसयूज में रहेंगे वो चीज़ें हमें याद नहीं रहेंगी, जिनके यूज में नहीं है। इसका मेन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा रिवीजन। कि आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, जितने ज़्यादा आप चीज़ों के टच में रहोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको एक लंबे समय तक याद रहेंगी। जितना कम रिवाइज करोगे, जितना ज़्यादा डिसयूज करोगे, कि मतलब उस चीज़ को यूज में नहीं लोगे, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसका रिवीजन कर लिया, तो वो चीज़ आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक लगे याद रहेगी। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आपने उस चीज़ को रिवाइज नहीं किया, उसका रिवीजन नहीं किया, तो वो चीज़ क्या करोगे आप, फॉरगेट, कि उस चीज़ को भूलते जाओगे। ठीक है। उसके बाद में लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब है कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की वजह से, ये आपको बिहेवियरल वाले, जो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है हमारी, जो कौन सी, स्किनर की थ्योरी है, स्किनर की थ्योरी से रिलेट करोगे, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की थ्योरी से रिलेट करोगे। इसे जब अभी हम थ्योरी ऑफ लर्निंग की थ्योरीज पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उस टाइम में आएगा ही कि इसको लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब क्या होता है। लॉ इफेक्ट में कि आप किसी चीज के, अगर आपको उस चीज का रिवॉर्ड मिल रहा है तो आप उस चीज को मतलब कंटिन्यू करते जाओगे। अगर पनिशमेंट कर, अगर आपको किसी काम को करने के लिए, आपके देखो दो टाइप के बिहेवियर होते हैं, एक डिजायरेबल होता है, एक अनडिजायरेबल बिहेवियर होता है। डिजायरेबल बिहेवियर वो होता है कि जिस काम को आप करवाना चाह रहे हो उसकी तरफ जाएगा। तो डिजायरेबल बिहेवियर को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करवाना है, कि जिस तरफ आपको किसी बच्चे को लेके जाना है या आपको खुद को उस तरफ जाना है, तो डिजायरेबल बिहेवियर के लिए हम क्या देते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उसे रिवॉर्ड देते हैं। अगर अनडिजायरेबल बिहेवियर को कम करना है, जैसे कि अनडिजायरेबल बिहेवियर को कम करना है, तो हम उसे पनिशमेंट देके उस बिहेवियर को सरपस करते हैं, उसे कम करते हैं। ठीक है। तो जितना ज्यादा हम रिवॉर्ड देंगे उस बिहेवियर को हम बढ़ा सकते हैं, पनिशमेंट देके उस बिहेवियर को हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लो ऑफ इफेक्ट होता है कि जिन चीजों के हमें रिजल्ट मिलते हैं, जिन चीजों के हमें रिवॉर्ड मिलते हैं, उन
चीज़ों को परफॉर्म करना है या उस टास्क को परफॉर्म करने की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। मेन मतलब लो इफेक्ट का ये है कि हमें जिन चीज़ों पे रिवॉर्ड मिलते हैं, जो टास्क हम कंप्लीट करने पे हमें प्रेज मिलता है, उन टास्क को हम ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकेंडरी लॉ है कि लॉ ऑफ मल्टीपल, जो प्राइमरी लॉ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी कभी कभार ऑप्शंस में देके पूछ लेगा। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स कि लर्नर ट्राई टू डिफरेंट रिस्पॉन्स अंटिल द करेक्ट वन, कि हम मल्टीपल्स ट्राई करते हैं जब तक हमें कौन सा करेक्ट नहीं मिलता, कि जब तक हम मल्टीपल रिस्पॉन्स करते हैं जब तक हमें करेक्ट नहीं मिलता। इसको हम रिलेट कर सकते हैं पावलो की थ्योरी से, कि जितनी नहीं सॉरी ट्रायल एंड एरर थ्योरी से, कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी में हम कितने ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं जब तक कि हमें सही रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कि जब तक हम सही लीवर को प्रेस नहीं करते, जब तक कि वो केज ओपन नहीं होता। आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, लो ऑफ सेट नेक्स्ट ही क्लास में आएंगी ये सारी थ्योरी। लो ऑफ सेट और एटीट्यूड, कि हम किसी चीज के लिए कितना विलिंगनेस है, कितनी ओपननेस है हमारे लिए, हमारा माइंडनेस और हमारे माइंड सेट और हमारा एटीट्यूड कैसा है कि हम न्यू आइडियाज को लेने के लिए ओपन है। न्यू आइडियाज का मतलब ये होता है कि हम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने के लिए रेडी हैं। क्या कोई हमारा क्रिटिसिज्म कर रहा है, उस चीज को हम सुन के अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए रेडी हैं, वो आपके एटीट्यूड को बताता है। लो प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, कि लर्नर फोकस ऑन द मोस्ट रिलेवेंट एस्पेक्ट और सिचुएशन, कि जैसे हमारे कोई भी रिलेवेंट जो भी सिचुएशन आती है, हम उससे जल्दी से जल्दी, कि जो या तो पास्ट में कोई चीज़ होगी या फिर जिन चीज़ से हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, उन चीज़ों पे हमारा अब ऑटोमेटिक हमारा फोकस ज़्यादा हो जाता है, या उन सिचुएशन पे जो हमारे रिलेटेबल जो सिचुएशन लगती हैं, कि जब भी आप कोई चीज़ या कोई रील्स आप देखते हो तो क्या करते हो कि रिलेटेबल लग रही है, वो रील्स आपको ज़्यादा पसंद आती है, उन चीज़ों पे आपका ज़्यादा फोकस होता है अदर देन अदर सिचुएशंस। ठीक है, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, कि जो सिमिलर चीज़ें होती है ना, और जो पास्ट में एक्सपीरियंस हो चुके, उनके न्यू सिमिलर सिचुएशंस को हम जल्दी कैच कर पाते हैं और उनको हम, क्योंकि एनालॉजी का मतलब है जो सिमिलर चीजें होती हैं उनको पहचानना, कि पास में जो एक्सपीरियंस हो चुके हैं उनसे सिमिलर अगर न्यू एक्सपीरियंस आते हैं तो हम उन्हें जल्दी सीख पाते हैं। ठीक है, लो ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, कि रिस्पॉन्स कैन बी शिफ्ट फ्रॉम वन स्टिमुलस टू अनदर थ्रू ग्रेजुअल एसोसिएशन। ठीक है, लो ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग का मतलब होता है कि आपने जो स्किल्स पहले सीखी है वो दूसरी स्किल में क्या आप उसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो वही वाली चीज होती है कि जैसे आपने एसोसिएटिव शिफ्टिंग का मतलब पॉजिटिव शिफ्टिंग लगा लो, कि आपकी लर्निंग पहले जो आपने चीजें सीखी हैं वो न्यू लर्निंग में क्या हेल्प कर रही हैं, तो वो आपका शिफ्टिंग के अंदर आएगा। कि आपने कि आपने मल्टीप्लाई सीखा, तो वो क्या आपकी सॉरी एडिशन सीखा, तो क्या आपको मल्टीप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है, क्योंकि जिस टाइम पे आपने मल्टीप्लिकेशन करके लास्ट में जब हम जोड़ते हैं तो एडिशन हमारी हेल्प करता है। तो वो क्या करता है एसोसिएटिव शिफ्टिंग, कि आपने एडिशन सीखा तो एडिशन के लिए था, क्या आपको पता था कि आपको मल्टीप्लिकेशन में भी एडिशन लगाना पड़ेगा, तो वो है क्या है कि आपने जो पहले जो सिचुएशन सीखी थी उस सिचुएशन को आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सेम उसी चीज में लगा लो कि जैसे आपने गाड़ी चलानी सीखी, सॉरी बाइक चलानी इसको साइकिल चलानी सीखी, साइकिल के बाद में जैसे आप स्कूटी या बाइक पे आते हो, तो वो क्या हो रहा है कि आपकी जो बैलेंस की और कोऑर्डिनेशन की जो स्किल थी, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन की जो लर्निंग थी, वो क्या आपको बाइक चलाने में हेल्प करेगी, बिल्कुल करेगी। तो एसोसिएटिव शिफ्टिंग में आएगी कि जो चीज़ें सिमिलर होती हैं उनमें आपने जो प्रीवियस लर्निंग है वो जो हेल्प करे। ठीक है, उसके बाद में ये टाइप ऑफ द लर्निंग है कि ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग, की लर्निंग को हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं जीरो ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग, कि जीरो ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग, लर्निंग हैज नो इफेक्ट इन अदर सिचुएशन, कि आपने क्या करना सीखा कि आप रनिंग में अच्छे हो, बट आपने राइटिंग सीखनी है, तो क्या रनिंग और राइटिंग का कोई कॉम्बिनेशन है, रनिंग की स्किल और राइटिंग स्किल्स में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कि लर्निंग ना इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही ना नेगेटिव, राइटिंग सीखने में ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो ये दोनों क्या है कि न्यूट्रल है, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, जीरो ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग है, दोनों टास्क में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग का क्या है कि आपको ड्राइविंग आती है, बट आपने क्या कर दिया कि आप इंडिया से शिफ्ट हो गए, आप दुबई चले गए, यूएस चले गए, वहां पे क्या है कि आपको अपनी साइड राइट हैंडेड अपना क्या होता है स्टेयरिंग होता है, वहां पे लेफ्ट हैंडेड होता है।
हैंडेड से लेफ्ट हैंडेड, कि जब आप राइट हैंडेड से राइट हैंड ड्राइविंग कर रहे हो उससे लेफ्ट हैंड ड्राइविंग पे जाओगे आप, तो क्या होगा, वो आपको हिंडर पैदा करेगी कि लर्निंग हिंडर परफॉर्म अनदर सिचुएशन, कि दूसरी सिचुएशन को परफॉर्म करने में आपको हिंडर पैदा करती है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगी, वो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग है। ठीक है, उसके बाद में इसका दूसरा एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि जैसे एक लड़की की शादी हो जाती है, लड़की की शादी जैसे आज कितनी तारीख है, आज 28 है, जैसे वो उसका 28 को किसी लड़की की मैरिज होती है, तो इस डे के बाद में, इस डे के बाद में उस लड़की के अंदर कितने मल्टीपल चेंजेस आते हैं कि इस डे तक यहाँ पे वो लड़की कि वो कैसे भी अपने घर में घूम सकती थी, उसके कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। यहाँ पे उसको हर एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई उसके पास, उसको कोड ऑफ कंडक्ट, ड्रेस, जो भी उसके सब चेंजेस हो जाएंगे, ड्रेस कोड वगैरह, जैसे वो अपने घर में घूम रही थी वैसे वो घूम नहीं सकती। उसके अंदर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो वो क्या है कि जैसे वो खाना खा रही थी पहले वो भी नहीं खा सकती, एज ए रूरल एरिया में बता रहा हूँ कि वैसे अलग अलग होते हैं पर चेंजेस आते हैं, चाहे वो रूरल हो, रिमोट एरिया हो, चाहे कोई भी एरिया हो, कि आपको मैरिज के बाद में गर्ल्स में जैसे वो एक घर से लेके दूसरे घर में शिफ्ट होती है, तो उसमें कितने चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसके एटीट्यूड में, उसके लैंग्वेज में, उसका परफॉर्मेंस में, जो भी टास्क वो परफॉर्म करती है उन सब चीज़ों में, हर एक चीज़ में, कि वो घर पे कैसे भी चिल्ला के बोल सकती थी पर ससुराल में जाते उसे आराम से धीरे धीरे बातें करनी है सबसे। तो वो सब चीज़ें जो उसके अंदर चेंजेस आए हैं वो कौन सी नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग है, कि किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए पहले वो किसी भी तरीके से कर सकती थी, बट अभी उसको रूल रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट, अपनी सोसाइटी की वो सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हम नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग का सीखते हैं कि आप एक सिविलियन लाइफ से एक आर्मी लाइफ में जाते हो, सिविलियन लाइफ से किसमें, आर्मी लाइफ में जाते हो, सिविलियन से जैसे आप आर्मी लाइफ में ट्रांसफर करोगे तो आपको चलना कैसे है, आपको बिहेव कैसे करना है, आपको किसी भी टास्क के लिए मना नहीं करना है, वो जो तुम्हारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्स था वो सब चीज़ें खत्म हो गई, और वहाँ पे जो आपको किसी सिचुएशन पे जाके कोड ऑफ कंडक्ट, उनके रूल ऑफ रेगुलेशन फॉलो करने पड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें कि डिसिप्लिन में रहना है, एक सेम यूनिफॉर्म में रहना है, कि किसी टास्क के लिए आपने जो हैरार्की है उस चीज़ को फॉलो करना है, सब चीज़ें। उसके बाद में पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग का क्या मतलब है कि आपने कोई भी लैंग्वेज सीखी, कोई भी लैंग्वेज सीखी, जैसे आपने हिंदी लैंग्वेज सीखी, बट आप अभी संस्कृत लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो हिंदी और संस्कृत की लैंग्वेज में क्या है कि दूसरी लैंग्वेज सीखने में आपकी हेल्प कर रहा है। तीसरी चीज, आपको इंग्लिश सीखना है तो आप क्या करते हो कि हिंदी में ट्रांसलेट करके इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके वो सीखते हो, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग है, कि मतलब आपको एक चीज से सीखने में दूसरी चीज में हेल्प करता है। नियर ट्रांसफर का मतलब होता है अप्लाइंग स्किल इन द क्लोजली रिलेटेड सिचुएशन, क्लोजली रिलेटेड सिचुएशन में, कि आपने क्लोजली रिलेटेड सिचुएशन कैसे, कि जैसे आपने मैनुअल गाड़ी से ऑटोमेटिक पे आप शिफ्ट हुए तो थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, वो चेंजेस आपको हिंडर करेंगे स्टार्टिंग में, बट उस नियरली ट्रांसफर कि आप में ट्रांसफर हो जाएंगे। फार ट्रांसफर के मतलब अप्लाई स्किल इन द वेरी डिफरेंट सिचुएशन, कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में होंगी, कि उनमें पास्ट में उन सब चीज़ों का कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग एन एसेंशियल कॉन्सेप्ट। देखो कंक्लूजन क्या है लर्निंग का, पूरा हम देख लेते हैं कि हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है लर्निंग, उस चीज़ के बीच। Transfer of learning is the essential concept of in education because it measures how well student can apply their knowledge and skills outside of the original learning context. कि जो स्टूडेंट्स है वो कैसे अपनी लर्निंग को अप्लाई कर सकते हैं, और वो उनका पूरा प्रोसेस के बारे में, उसके एप्लीकेशन के बारे में, अपनी नॉलेज और स्किल्स को आउटसाइड वर्ल्ड और जो अपनी ओरिजिनल लर्निंग कॉन्टेक्स्ट है उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें एजुकेशन में लर्निंग पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो भाई ये क्लास आज के लिए यहीं ख़त्म होती है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके थ्योरीज पढ़ेंगे। और भाई जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितने ज़्यादा हो, क्योंकि भाई ये बिल्कुल फ्री बैच है यूट्यूब के ऊपर, स्पेशल पेडागोजी, कंप्लीट पेडागोजी, अभी तक आपने जितनी क्लासेस देखी होंगी उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि लेवल ऑफ टीचिंग क्या है उसके बेसिस पे। और भाई अगर आपको कोई भी डाउट हो या भी किसी भी वैकेंसी के बारे में आपको जानना हो तो आपको यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, क्लास PDF भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।